Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. This is your third lecture. Before it, in first lecture, we have seen what is periodic table, and in periodic table, we have seen what are metals, what are non-metals, what are metalloids, and what is S block, P block, D block, F block. All the concepts have been covered by me in first lecture. In second lecture, we have seen what are magical numbers to remember the atomic number of elements present in your periodic table easily. And we have also covered IUPAC nomenclature of element which atomic number is greater than 100. Now in this lecture we are going to cover a very important concept which name is electronic configuration, and after it we will understand what is general electronic configuration and what is the application of it. So without wasting our time we are going to start. So हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का, ताकि हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो उसको आसानी से उस स्ट्रक्चर से रिलेट करके समझ पाएँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, हर जगह पड़ती है, 11th में 12th में जगह जगह पड़ेगी आपको, क्योंकि हमको एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, या किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आता है, निकालने आता है, तो हम लोग आसानी से काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रफ स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा और उससे मैं समझाते चलूँगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बेसिकली हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते समय प्रोटॉन से कोई कंसर्न नहीं होता है, हम लोग का मेन फोकस होता है इलेक्ट्रॉन्स पे। जो भी एलिमेंट, जितने भी एटॉमिक नंबर का वो एलिमेंट होता है, उतना ही उसके पास प्रोटॉन होते हैं, और अगर वो स्पीसी चार्ज नहीं है, वो एटम चार्ज नहीं है, तो जितना उसके पास प्रोटॉन होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉन है, जितना भी एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वो चार्ज नहीं है तो। और हम लोग ऐसे ही स्पीसी को देखेंगे जो चार्ज नहीं होते हैं इस लेक्चर में। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर करेंगे। चलिए रफ स्ट्रक्चर देख लीजिए, इससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। याद रहे, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है। रियल स्ट्रक्चर एटम का प्लेन बोर्ड पर या प्लेन पेपर पे नहीं बनाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट को एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए, एटम के पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? कोई भी एटम है तो एटम के बहुत बीचों बीच में बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है, लगभग 1 लाख टाइम्स इससे स्मॉलर होता है। एटम के साइज से 1 लाख टाइम्स स्मॉलर होता है न्यूक्लियस का साइज, और न्यूक्लियस में ही मैसिव पार्टिकल रहते हैं। मैसिव पार्टिकल कहने का क्या मतलब है? जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर ही लाई करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। हम लोगों को बेसिकली जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई कंसर्न नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो चक्कर लगा रहा है चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में देखेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना समझेंगे। जो भी बच्चे 11th और 12th में हैं उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट हर हाल में आना चाहिए। 9th और 10th वाले बच्चे भी ज़रूर देखें, उनको हेल्प करेगा ये। जगह जगह पे केमिस्ट्री समझने के लिए बेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर कुछ बेसिक टर्म्स आपको नहीं पता है तो केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें बाउंस कर जाती हैं और समझ में नहीं आती हैं। तो 12th के बच्चे तो जो अभी हैं उसमें से काफ़ी बच्चों को पता है इसके बारे में, और कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। तो जिनको आता है और जिनको थोड़ा बहुत आता है, वो दोनों लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग देखिए इस वीडियो को। इस लेक्चर से आपको
कुछ ना कुछ गेन मिलेगा और बहुत फ़ायदा होगा, आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत ही जो लेंदी टॉपिक है उसको बहुत ही छोटे वे में, बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को समझा दूंगा और हम लोग लगभग सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे कैसे करना है। और इसके बाद हम लोग कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर बहुत बड़े होते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने चाहें तो ज़्यादा लेंदी हो जाता है, उसको हम लोग शॉर्ट में करके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से लिख लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना ही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। चलिए मान लीजिए कोई भी एटम ले लीजिए आप, पीरियोडिक टेबल यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने बताया था कि इस पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक और एफ ब्लॉक सारे तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो एस ब्लॉक में हमारे पास हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें से हम कोई भी एलिमेंट ले लेंगे और उसका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, और सबसे पहले उसको हम लोग इसमें फिट करने की कोशिश करेंगे, कैसे उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मोशन करेंगे। ओके, आइए देखिए हमारे पास सोडियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका मास होता है 23। मास पहले भी बता चुका हूँ मैं कि समेशन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास 1 होता है। 1 प्रोटॉन ले लीजिए या 1 न्यूट्रॉन ले लीजिए, उसका मास 1 होता है। यही मैसिव पार्टिकल जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में लाई करते हैं, जो कि एटम से 1 लाख गुना छोटा होता है। और बाकी जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत हल्का होता है, मास इसका बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का लगभग 1836 टाइम कम होता है प्रोटॉन से और 1837 टाइम कम होता है न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास कभी भी एटम में कंसीडर नहीं किया जाता है जनरली। चलिए अगर इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सोडियम का तो कैसे लिखेंगे? देखिए पहला सेल होता है जो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एस सबसेल आता है। देखिए 4 तरह के सबसेल होते हैं, एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और एक एफ होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैं ये सिर्फ और सिर्फ छोटे से मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगा डेप्थ में 11th में। तो आप लोगों को अगर डेप्थ में नॉलेज चाहिए होगी तो मेरे सारे लेक्चर देख लीजिएगा। अभी तो मैं इसको बस इस वे में पढ़ा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, कि ताकि आप लोग समझ सकें। ओके, चलिए तो ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसी को उसका क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या सेल। तो एक चीज़ और बोला जाता है, बहुत टेक्निकल नेम मैं नहीं लूँगा, वैसे इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। मैं सिंपली आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन समझ में आ जाए, क्या यूज है, यही इस लेक्चर का मोटिव है। ओके, चलिए तो पहला ये n = 1 हो गया, मतलब पहला सेल हो गया, या कहें पहला फर्स्ट इसका क्वांटम नंबर क्या हो गया? 1। ओके, और n = 2 सेकेंड सेल हो गया। फर्स्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें? 2। सेकेंड सेल में 2 सबसेल होते हैं, 2 सबसेल होते हैं, एक S होता है और एक P होता है। एक S होगा और एक P होगा। S में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और P में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पे मैंने साइड में बता दिया है, इस साइड देखिए, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब हम देखेंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके पास 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि ये चार्ज नहीं है। मास से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम एटॉमिक नंबर देखेंगे और इससे कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 11 नंबर का एलिमेंट है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, अगर चार्ज नहीं है। तो देखिए सोडियम हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है, तो Na+ की कंडीशन में इसके पास सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। लेकिन अगर इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है यहाँ पे,
तो इसका मतलब इसके पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 11। और हमने अभी जो फिलिंग करा है इस एटम में, इसमें हम देख रहे हैं कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आया है और दूसरे सेल में 2 और 6 8। देखिए सेल और सबसेल क्या है ये भी समझ लीजिए। जैसे एक एटम है, इसको हम लोग अपार्टमेंट सोच लें। अपार्टमेंट अगर सोचेंगे, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उसको हम मान लें एटम को कि ये एक अपार्टमेंट है। वैसे एटम बहुत छोटा है, अपार्टमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन इमेजिन करना आपको आना चाहिए। अगर चीज़ों को रिलेट करेंगे तो साइंस आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर हम एटम को एक अपार्टमेंट मान लें, तो ये जो सेल होता है, जिसको मैं 1 बोल रहा हूँ, 2 बोल रहा हूँ, इसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे चलते चलते जो इलेक्ट्रॉन के पाथ होता है, जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, वो कोई एक ऐसा पाथ नहीं है कि कोई वहाँ पे ट्रैक बना हुआ है, वो एक इमेजिनरी पाथ होता है। मतलब जिस पाथ पे चल रहा है, जैसे एरोप्लेन जिस जगह से जाती है वो उसका पाथ हो गया, उसी तरीके से ये भी ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन जहाँ से चल रहा है वही इसका क्या है, सेल है। ओके, चलिए, तो एक अपार्टमेंट जैसे होता है वैसे एटम को हम अज्यूम कर लीजिए। एटम एक अपार्टमेंट है, तो ये सेल क्या हो गया, उसमें फ्लैट्स हो गए। ओके, एटम अगर अपार्टमेंट है तो सेल क्या हो गए, फ्लैट्स हो गए। और सब सेल क्या हो गए, जैसे मैं पहले सेल में एस सब सेल लिखा, दूसरे में एस और पी लिखा, तो ये जो सब सेल हैं इसको क्या समझ लीजिए आप लोग, रूम समझ लीजिए। और जो एस में 2 ये लिख रहे हैं, पी में 2 लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसको समझ लीजिए कि रूम में रहने वाले व्यक्ति हैं। और एस जो होता है वो छोटा रूम समझिए, पी को थोड़ा बड़ा रूम समझिए, डी को और बड़ा रूम समझिए, और एफ को और बड़ा, क्योंकि एस में दो लोग रह सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आप लोग ये समझ गए होंगे कि मैंने अपार्टमेंट क्यों बोला। एटम को अपार्टमेंट समझा जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर फ्लैट्स होंगे। तो एटम अगर अपार्टमेंट है तो फ्लैट्स को मैंने क्या बोला है, सेल, ये सेल, ठीक है। और फ्लैट्स के अंदर रूम होते हैं, रूम को क्या बोला है, सब सेल। देखिए तीसरा सेल जब आएगा, तीसरा सेल n=3 जब आएगा, तो इसमें 3 सब सेल होंगे, यानी ये वाला जो फ्लैट है ये 3 रूम का फ्लैट है। ओके, ये टोटल 3 रूम का फ्लैट हो गया मेरा। इसमें एस सब सेल भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। यहाँ पे n= क्या है, 3, इसका सेल नंबर 3 है, लेकिन इसके पास 3 सब सेल हैं, एस, पी और डी। चलिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हमको देखना ये है कि 11 नंबर की फिलिंग करनी है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाकर के ख़त्म होगा। देखिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरे सेल के एस में यानी छोटे वाले रूम में 2 इलेक्ट्रॉन आया, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो टोटल 2 तो 4 6 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो चुकी है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा इसका 11वां, वो तीसरे वाले सेल के एस सब सेल में एंटर होगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हम लोग करेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे इधर कि पहले वाले के फर्स्ट वाले सेल के, देखिए n=1 है, उसको यहाँ लिखा फर्स्ट, उसके एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और सेकेंड वाले के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकेंड वाले के पी सब सेल में ही 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए दोनों का सेल नंबर 1 है, मतलब ये क्या है, फ्लैट 1 है, बस इस वाले फ्लैट में 2 रूम है। ओके, चलिए अब आ जाइए थर्ड वाले सेल पे। थर्ड वाले सेल के एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जगह तो है, रूम तो है 2 लोगों को रहने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन एटम में बचा था, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाएगा, यही सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाएगा। इतनी बातें ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। अभी इसी तरीके से क्लोरीन का कह दिया जाए कि लिखिए, तो कैसे होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका मास होता है 35.5। मैं मास बार बार इसलिए बोलता हूँ कि ये सब याद हो जाए आप लोगों को तो ज़्यादा अच्छा है। जिस एलिमेंट का मास मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, अगर उसका याद करते हैं आप लोग तो बहुत फ़ायदा होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है मास के बारे में कि इस एलिमेंट का लास्ट में छोटे में बताया है, उसको अगर आप लोग याद कर लेंगे तो हर जगह आपको फ़ायदा मिलेगा। सारे एलिमेंट्स का मास नहीं याद करना है, सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं याद करना है,
कुछ ज़रूरत के होते हैं जिसको हम लोग को हर हाल में याद होना चाहिए। जैसे मैंने बोला एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट याद कर लीजिए, पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट याद कर लीजिए, डी ब्लॉक में 1-2 पीरियड्स को याद करिए, बाकी सारे एलिमेंट को ग्रुप वाइज याद करिए। मैंने ऐसी सारी बातें बताई है, काफ़ी लंबा डिस्कशन किया है इस पर। चलिए, क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर 17 होता है इसका। अगर 17 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसके पास 17 प्रोटॉन होंगे और उतने ही न्यूट्रॉन लगभग होंगे। यहाँ पे 35.5 मैंने बताया था एवरेज एटॉमिक मास होता है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है इसका समेशन जो मास होता है। तो ये 35.5 एवरेज एटॉमिक मास होता है, जिसको मैं एक और बेसिक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें कवर करूंगा इस चीज़ को कि कैसे निकाला जाता है। या मैं जब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th का पढ़ाऊंगा उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है, पढ़ाना पड़ता है। चलिए, 17 नंबर का एलिमेंट है तो इसके पास 17 प्रोटॉन होंगे और लगभग उतने ही न्यूट्रॉन होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन देखना है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं। तो 17 इलेक्ट्रॉन कैसे लाई करेंगे इस एटम में? अब इस चीज़ को आप भूल जाइए, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखूंगा क्लोरीन के लिए। ये दूसरा आइटम है, मैं दूसरा बनाना नहीं चाह रहा हूँ, जल्दी जल्दी हमको मेन कॉन्सेप्ट पे आना है, ठीक है। ये तो बस सारे बच्चे लगभग जानते ही होंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ कवर। ये तो हमारा सोडियम के लिए हो गया, इसको भूल जाइए। आ जाइए इधर क्लोरीन के लिए। क्लोरीन का जो n=1 है, ये तो आप सभी लोग जान रहे हैं n=1 है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। याद रहे क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 17 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो पहले वाले सेल में के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे वाले के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे वाले के पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखिए, पहले वाले के एस में 2, दूसरे वाले के एस में 2 और पी में 6, कितने हो गए? 2, 2 4 और 6 10। अब 7 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो अब n=3 पे आ जाइए। तीसरे वाले में s भी है, p भी है और d भी है। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6, d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। लेकिन क्या यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? नहीं। देखिए, 17 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाले के s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, दूसरे वाले के s में 2 चला गया, दूसरे के p में 6 चला गया, तीसरे के s में 2 चला गया, यानी 2, 2 4 6 10 2 12 यहाँ तक खर्च हो गए, बचे 5। तो जो तीसरे वाले सेल का पी सबसेल था उसमें 6 इलेक्ट्रॉन की जगह है, लेकिन क्लोरीन के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन बचा, इसलिए वो 5 ही इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में रहेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे? देखिए, पहले वाले के एस में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। दूसरे वाले के एस में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। दूसरे वाले के पी में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 6। और तीसरे सेल के एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और थर्ड वाले सेल के पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन। यहाँ देख लीजिए, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन। अब हम जानते हैं कि सोडियम और क्लोरीन मिल करके क्या बनाते हैं? सोडियम और क्लोरीन मिल करके क्या बनाते हैं? NaCl। ये हम लोग जानते हैं। इसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 लगा लीजिए, और यहाँ 2 क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में सोडियम अनबैलेंस्ड हो गया, तो इधर भी 2 से आप स्टोइकियोमेट्री बना देंगे इसकी। हम जानते हैं कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl देता है। बस हमको ये बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं है अभी। बैलेंसिंग मैं अगला लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर पे भी बनाने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों का मूल कॉन्सेप्ट पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में समझाऊंगा, और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं बताऊंगा। ऐसे ऐसे करके जो भी मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको मैं छोटे में डिस्कस कर लूँगा। कुछ वीडियोस मेरे देखने के बाद बेसिक्स को जब मैं एकदम सीरीज से आप लोगों के लिए लेक्चर बनाऊंगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये इसीलिए मैं बेसिक्स चल रहा हूँ एकदम सिंपली, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स भी नहीं यूज करूँगा कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत हो। बहुत सिंपल वे में मैं समझाऊँगा। इसको आप लोग बस देखिए और समझ के किनारे कर दीजिए। कोई नोट्स बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं नोट्स बनवाऊँगा, पूरी नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा, साथ ही साथ समझाते चलूँगा। उस समय आप लोग नोट्स अपना बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। कुछ दिन के लिए आप ऐसे ही बस लेक्चर देखिए, समझिए और रहने दीजिए। यही सही टाइम है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में काफ़ी बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम लोग पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे। तो वो बच्चे एकदम फेलियर हैं। ये सब बच्चे जो है नहीं, आगे लाइफ में ये लोग फ्लॉप रहेंगे।
जिस बच्चे के अंदर डिटर्मिनेशन है कि हमारे पास सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज बंद हो गए हैं, मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा, मैं कहीं से भी करके पढ़ूंगा, लेकिन अच्छा रिजल्ट लेके आऊँगा, वही बच्चे कुछ कर सकते हैं। बाकी ये सब बहाने तो ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे कि ये हो गया, वो हो गया, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग के पास आज संसाधन है। जब पहले के समय में ये संसाधन नहीं हुआ करते थे तो ये एक्सक्यूज़ बनता भी था कि स्कूल बंद है या ये बंद है। आज के डेट में आपके पास संसाधन है, आप हर घर में मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, आप उठाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए। इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, दूसरे प्लेटफॉर्म में पढ़ लीजिए, जहाँ पे आपको अच्छा लगे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ओके, चलिए, यहाँ पे हमने देखा कि सोडियम और क्लोरीन मिल करके NaCl बनाता है। तो ये कैसे बन जाता है? हम जानते हैं कि सोडियम मेटल होता है और मेटल हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। क्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि एक ही देगा या एक ही लेगा? इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हेल्प से। देखिए, every element wants to reduce its energy to gain stability। केमिस्ट्री का फंडामेंटल ही यही है। तो इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि सारे के सारे एलिमेंट अपनी एनर्जी को कम करके स्टेबल बनना चाहते हैं। और स्टेबल कब बनेंगे? जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। फिलहाल के लिए मैं ऑक्टेट ही बता रहा हूँ, आगे मैं समझाऊंगा कि इससे अलग भी रूल हैं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप समझ लीजिए कि ऑक्टेट रूल ही मेन है। जिस भी एलिमेंट का लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। जैसे हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे हीलियम होता है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये हमारे पास नोबल गैसेज होते हैं। नोबल गैस में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो देखते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। हीलियम को छोड़ दिया जाए, हीलियम का ड्यूप्लेट होता है, बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये आगे चले जाएंगे तो देखेंगे आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो जितने उसके रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है वो फिल्ड होती है। ऑक्टेट से हट के भी कुछ रूल है। जनरली आप अभी इतना समझें कि ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये सारे एलिमेंट स्टेबल हैं। और जो भी एलिमेंट्स हैं, दूसरे कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए, क्लोरीन क्या है? अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका 17 एटॉमिक नंबर है, तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए है कि ताकि अपने पीरियड के आर्गन जैसे नोबल गैस की तरह बन जाए। ये स्टेबल है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आर्गन की तरह बनना चाहता है। फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है ताकि नियॉन की तरह बन जाए। ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है ताकि क्रिप्टन की तरह बन जाए। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता क्यों है? अब देखिए, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके पास देखिए लास्ट सेल कौन सा बन जाएगा? सेकंड वाला। 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 6 2 8 2 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन जिसका बचा है तो इसका कोई नोबल गैस से कुछ रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है। देखिए, नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। यानी सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है तो क्यों दे रहा है? ताकि वो अपने से नज़दीक वाले नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर ले और स्टेबल हो जाए। ओके चलिए, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और नियॉन की तरह बनना चाहा। नियॉन नहीं बन जाएगा, नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखेगा तो स्टेबल होगा। ओके, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो आर्गन की तरह उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। लेकिन स्टेबिलिटी के चक्कर में वो लोग एक समस्या में फंस गए, परेशानी में फंस गए, जिसको कहते हैं चार्ज आ जाना। किसी भी स्पीसी पे चार्ज आ जाना एक बर्डन है, और जब तक उस बर्डन को वो उतार नहीं देता है, शांत नहीं होता है। तो सोडियम Na+ बन जाता है, क्लोरीन Cl- बन जाता है। ऐसे समझ लें कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम प्लस बना, और कितना इलेक्ट्रॉन दिया? एक इलेक्ट्रॉन। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन जो है इसी इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बना लेगा? Cl- बना लेगा। अब ये Na+ और Cl- के बीच में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात, छोटी सी, जो बच्चों को आती होगी। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट्स के कैसे लिखे जाएं और क्या क्या पैटर्न वो
मतलब उसमें कैसे हम लिख सकते हैं, चलिए सिंपली ये समझिए, बड़े एलिमेंट जो होते हैं, जो एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होता है उसका कैसे लिखा जाए, क्योंकि लाइटर एलिमेंट पे तो ये काम कर रहा है, सीधा लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरीके से लिख दिया। लेकिन कहीं कहीं पे दिक्कत आ जाती है, जैसे देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, ऐसे नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट। जैसे एलिमेंट मैं एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये कोई भी ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, आयरन Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 और Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 और इसका मास भी याद रखिएगा कि 56 होता है। मास से अभी कोई कंसर्न नहीं है, बस एटॉमिक नंबर से है। अब एटॉमिक नंबर से कंसर्न है तो चलिए देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस पर। 26 इसका एटॉमिक नंबर है तो 26 ही प्रोटॉन होंगे और 26 ही क्या होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब 26 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, कैसे वो एटम में रहेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाएगा। तो कई बच्चे ये सोचते होंगे, अब मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाऊंगा, आप सोच लीजिए कि पहले वाले के S में 2 आएगा, दूसरे के S में 2 आएगा, तीसरे के P में दूसरे के P में 6 आएगा, तीसरे के S में 2, P में 6, D में 10, मतलब 2 6 8 10 18, मतलब 18 इसमें आएंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसका नंबर 26 है तो पहले 1s आता है, फिर 2s आना चाहिए, फिर 3s आना चाहिए, 2p आना चाहिए, फिर 3s आना चाहिए, फिर 3p आना चाहिए, फिर 3d आना चाहिए, फिर 4s आना चाहिए, फिर 4p आना चाहिए, ऐसे करके चलना चाहिए और हमारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आनी चाहिए, हो जानी चाहिए। देखिए पहले वाले सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होता है, ऐसे समझिए, पहले वाले सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होता है, दूसरे में 2 सब सेल होते हैं, तीसरे में 3 सब सेल होते हैं और चौथे में 4 सब सेल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिक्कत क्या हो रही है हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, 2 इसमें भरा, 6 इसमें भरा, 2 इसमें, 6 इसमें, और हम देखने लगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26 होते हैं। कितना भर दिया, 18, कितना बचा 8, यानी कि 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8। ओके, चलिए इसी तरीके से हम उठा लेते हैं पोटेशियम को। ओके, अच्छा इसमें देखिए एक दिक्कत क्या हो गई कि हमने बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का। तो ऑक्टेट का मतलब ये नहीं है कि लास्ट वाले सब सेल में आप लोग देखने लगे 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं, लास्ट सेल में देखना 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अब इसमें 2 6 12 12 और 8 20, 12 और 2 6 8 8 8 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 16 इलेक्ट्रॉन होकर के ये स्टेबल नहीं होता है। ओके, ये 8 नहीं देखना, आपको सब सेल का नहीं देखना है, कंप्लीट सेल का देखना है। जैसे देखिए 2 में 2 और 2p6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे करके इसका पूरा सेल ही फुली फिल्ड कर देते हैं, यानी फुली फिल्ड अगर हम कर दें किसी सेल को तो भी वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, इसका मतलब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये सोचा जाए कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 8 आयरन का, तो इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन निकाल करके तो ये स्टेबल बनेगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये नॉन मेटल होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि जो आयरन होता है वो मेटल होता है, नॉन मेटल तो होता नहीं। अब यहाँ पे दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब ये कॉन्सेप्ट मैं और दिखाता हूँ आपको, फिर मैं बताऊँगा कि क्यों हमको ज़रूरत पड़ी, एक अफबाउ रूल है उसकी ज़रूरत पड़ी। वैसे तो N+L रूल, एनर्जी लेवल हम लोग आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें हम लोग बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। बस मैं इसमें आप लोगों को इसके यूज से फेमिलियर करा देना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन पार्ट से इससे फेमिलियर हो जाइए क्या यूज है। ठीक है, चलिए, अच्छा ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पहले से आती होंगी कि जो हम यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है उसी मतलब ब्लॉक का वो एलिमेंट होता है। ये भी पता होगा कि जिस सेल में जाता है उसी पीरियड का होगा, और ये भी पता होगा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे हम ग्रुप का आइडिया लगाते हैं, उसके रूल्स हैं कुछ। तो अभी उसकी डिस्कशन नहीं करूँगा, उसके लिए मैं आगे देखूँगा, बताने लायक रहेगा बता दूँगा, नहीं तो सेपरेट वीडियो आपको दूँगा ही 11th का, उसमें सारी चीज़ें रहेंगी, आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी जितना टाइम है उसमें उसी हिसाब से मैं आप लोगों को चीज़ें
जितनी ज़्यादा जानकारी दे सकता हूँ दे दूँ, इम्पोर्टेंट जो है। चलिए आ जाइए, पोटेशियम ले लीजिए। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसका मास नंबर भी ध्यान रहे कि 39 होता है। ठीक है, मास में बार बार एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ, बस आप लोगों का कंसर्न यहाँ एटॉमिक नंबर से होना चाहिए। जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब तो आप लोग ये समझ गए होंगे क्योंकि चार्ज नहीं है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाए तो हमको क्या करना चाहिए? 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इस तरीके से बनाते तो 1s2 आएगा। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन आता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन आता है और f में 14 इलेक्ट्रॉन आता है। इतनी जगह होती है तो सीरीज से भरते चले जाते हैं, लास्ट वाले में जितना बचता है उतना ही इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 आ सकता है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 3d 10 अगर कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन 19 ही है, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18, एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा ना 19 के लिए। इस तरीके का कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देंगे तो समस्या क्या आ रही है कि ये एलिमेंट थर्ड सेल का दिख रहा है। लास्ट इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड सबसेल में एंटर किया तो इसको थर्ड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन हम पोटेशियम को जानते हैं कि पोटेशियम हमारा फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होता है। अब मैं ज़्यादा आप लोगों को बार बार नहीं दिखाऊंगा, पीरियोडिक टेबल आप लोग को लेके बैठना चाहिए। चलिए, हमको ये मालूम है कि पोटेशियम क्या है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है और उसको होना क्या चाहिए, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे एरर हो रहा था। अब इतनी मेहनत से अगर पीरियोडिक टेबल को बनाया गया, हज़ारों साइंटिस्टों ने मेहनत करके हमें ये पीरियोडिक टेबल दिया है, तो कुछ तो खास बात होगी। अगर ऐसी छोटी छोटी दिक्कतों से हमारे पीरियोडिक टेबल में समस्या आ जाए तो फिर तो हम लोगों की पढ़ाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, बहुत टफ हो जाएगी। तो अब इसको थर्ड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए, डी ब्लॉक का होना चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर कर रहा है और जिस सबसेल में एंटर करता है उसी ब्लॉक का होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि पोटेशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का ही एलिमेंट है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। तो इसको डी ब्लॉक का होना चाहिए, थर्ड सेल का मतलब थर्ड पीरियड का होना चाहिए। और फर्स्ट ग्रुप तो फिलहाल है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। अब दिक्कत क्या हो रही है, यही दिक्कत है, ना ही ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और ना ये डी सबसेल का एलिमेंट है। इसी तरीके से और भी दिक्कतें, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है ज़्यादातर में आप देखेंगे ये समस्या आएगी। आयरन में देखिए अभी कैसे आई थी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा था, मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। इसके बाद इस दिक्कत को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास अबव रूल बना। अबव रूल अभी के लिए समझने के लिए ठीक है, आगे चल के देखेंगे आप लोग कि हम लोग एनर्जी लेवल से डील करेंगे, ठीक है ना। N+L का रूल हम लोग समझेंगे और उससे डील करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत ही आसान रूल है, अगर ये आपको मालूम है तो बहुत ही अच्छे से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं। वो क्या है, देखिए मैंने बताया कि पहला वाला अगर सेल है तो उसमें एक ही सबसेल होता है, सिर्फ S। अच्छा, दूसरा अगर सेल है तो दूसरे में 2 सबसेल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर तीसरा सेल है तो तीसरे में 3 सबसेल होते हैं। चौथा सेल है तो चौथे में 4 सबसेल होते हैं। पांचवा सेल है 6S 6P 6D 6F। F से बाहर अभी नहीं जाना है, फिलहाल 118 एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास काम चल जाएगा इतने में ही, F तक में। अब एलिमेंट्स को हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो इस अबव प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा, अबव रूल का। अबव रूल ने क्या कहा कि आप सारे को ऐसे लिख लीजिए और तीर चलाना स्टार्ट करिए, क्रॉस में तीर ऐसे चलाना स्टार्ट करिए। जिसको पहले तीर लगेगा उस एलिमेंट को हम लोग सबसे पहले लेंगे। तो सबसे पहले किसको लगा, 1s को, फिर दोबारा किसको लगा, 2s को, फिर किसको लगा, 2p को, फिर किसे लगा, 3s को। उसने ऐसे चलाते चलाते देखा कि किसको पहले लग रहा है, ठीक है। सारे तीर को उसने ऐसे चलाया और जिसको पहले लगा तीर उसको उसने लिख लिया, ठीक है। हमारे पास 3s आ गया। अब देखिए उसने चलाना स्टार्ट किया तो इधर से जब गया तो 3p पे लगा, ठीक है, यहाँ तक तो सही है।
फिर 4s पे लगा। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ, इस वो रूल में नहीं गड़बड़ हो गया, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो गया जब हम लोग सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दे रहे थे। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के काफ़ी एलिमेंट तो सिंपली लिखने पे काम चले जाते हैं। जैसे ही हम डी ब्लॉक में या हायर एलिमेंट पे जाते हैं एटॉमिक नंबर के, हमें दिक्कत होने लगती है। तो उसने जब ऐसे तीर चलाया तो देखा कि जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो ये तीर है वो पहले किसको लग रहा है। तो पहले सबसे एस को लगा, फिर 2s को लगा, फिर 2p, 3s, फिर 3p। 3p के बाद 3d को लगना चाहिए था ना, लेकिन ऐसे अरेंज करने के बाद उसने क्या देखा कि 4s को लग गया, इसलिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। फिर उसने देखा कि 3d को तीर लगा, फिर 4p को लगा, फिर 5s को लगा। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ फ़र्क है। 4p के बाद लगना चाहिए था 4d को, लेकिन किसको लगा, 5s को। अच्छा, इसकी अरेंजमेंट भी इसीलिए इस तरीके से बनाई गई है कि ये 4p के बाद 4d को ना लगे, है ना। इसकी अरेंजमेंट भी सोच के ऐसे बनाई गई है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। बस इतना अभी आप लोग समझ लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वो रूल का। ठीक है, किसको लगा तीर, 5s को। 5s के बाद किसको लगा, 4d को लगा। ओके, 5s के बाद किसको लगा, 4d को लगा। देखिए सबसे पहले किसको लगा, 1s को, 2s को, 2p, 3s, 3p, 4s, है ना। ऐसे देखिए जिसको लग रहा है उसी को हम लिख रहे हैं। 4s के बाद किसको लगा, 3d को। 3d को यहाँ लिख लिया मैंने। 3d के बाद 4p को लगा, उसको यहाँ उसके बाद लिखा। 4p के बाद 5s को यहाँ लिखा। फिर 4d, ऐसे ही जिसको जिसको लग रहा है उसको ऐसे लिखते चला गया, है ना। 5p, 6s। ठीक, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको बनाया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए किस तरीके से लगता है। अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ओके इस तरीके से अब वो रूल का हम यूज करके करते हैं काम और अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर ऐसे तीर और चलाएगा, जिसको पहले लगेगा वही उसी की फिलिंग पहले होगी। ओके, ये देखिए इस तरीके से कुछ है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, कितना भी उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, इसके रूल से अगर हम करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एकदम सही बैठेगा और ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड सब आएगा। जैसे अभी हमने पोटेशियम लिया था, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है पोटेशियम का, 19 इसका एलिमेंट नंबर होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 19 है तो इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कैसे होंगे, इस तरह से होंगे, इस तरीके से। देखिए पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखिए यहाँ तक 3p तक सही आया था और हमने इसके बाद क्या कर दिया था, 3d में इलेक्ट्रॉन भर दिया था। लेकिन पहले किस में भराएगा, 4s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 20 हो गया। लेकिन 20 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हमारे पास, तो 19 ही है। इसका मतलब इसको 1 करना पड़ेगा। ओके, इसको 1 करना पड़ेगा। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखिए अभी को पोटेशियम को हम लोग पिछले वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपल जब लिखा था तो गलती क्या हो रही थी, वो थर्ड सेल का आ रहा था, लेकिन इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, फोर्थ सेल में जा रहा है। ठीक है, अच्छा फोर्थ सेल के साथ साथ उसमें डी सब सेल में जा रहा था, यहाँ एस सब सेल में जा रहा है और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन से ये पता चल रहा है कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ये ग्रुप वाला थोड़ा सा अलग है हल्का सा, लेकिन ये दोनों तो श्योर है ना। उसका कॉन्सेप्ट, ग्रुप का कॉन्सेप्ट आप लोग पीरियोडिक टेबल में अपना पढ़ लीजिएगा, मेरे ही लेक्चर से पढ़ लीजिएगा या कुछ भी। ठीक है, चलिए तो ये सही हो गया। ना ही इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में वो एलिमेंट थर्ड ग्रुप का दिख रहा है, ना ही डी ब्लॉक का दिख रहा है, सही सही सब कुछ दिख रहा है। ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट एस ब्लॉक का है, पहले ग्रुप का है। तो अबव रूल से ये फ़ायदा हुआ कि जो पे मतलब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा था। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। जैसे मैं ले लेता हूँ मॉलिब्डेनम ले लेता हूँ। मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 42। इसका मास नंबर होता है 96। ठीक है, मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 42 और मास नंबर कितना होता है, 96। अब इस कॉन्सेप्ट का जो हम लोगों ने ऊपर लिखा है, इसका यूज करके इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने पोटेशियम का लिखा तो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था। इस एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करेगा और पोटेशियम क्या बन जाएगा, K+। पोटेशियम न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके वो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और K+ बन जाएगा। और ये क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ आप रिएक्ट करा दीजिए, KCl बना लेगा, KBr बना लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये देगा, इसके पास क्या हो जाएगा,
इधर आ जाएगा, ये चीज़, ये सेल खत्म हो जाएगा, इसका क्या बचेगा 3s2 3p6, यानी लास्ट सेल अब क्या बचा इसका थर्ड, इसको छोड़ दीजिए, लास्ट सेल कौन सा बचा थर्ड, और थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं देखिए 6 2 8, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गया। और किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ली, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो किसकी इलेक्ट्रॉन, किस इनर्ट गैस की तरह ये बन गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन बचा ना एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो 18 इलेक्ट्रॉन किस नोबल गैस के पास होता है, आर्गन के पास। तो आर्गन की तरह की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पा लिया और स्टेबल हो गया। तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता या देता इसीलिए है ताकि वो अपने से नज़दीक वाले जो भी मतलब नोबल गैस हैं उसकी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर ले, या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या आगे हम कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसका लास्ट जो सेल हो या सब सेल हो कुछ कंप्लीटली फिल्ड टाइप का हो या हाफ फिल्ड टाइप का हो, क्योंकि अभी आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा। यहाँ पे जितना मैं बता रहा हूँ अगर उतना आप लोग ग्रैब कर लेते हैं 80% 90% भी उसको ग्रैब कर लेते हैं तो बहुत है। 100% कॉन्सेप्ट नहीं भी अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं है, ये बेसिक लेक्चर है, बेसिक को बेसिक की तरह ही देखिए, ठीक है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 100% आता होगा, क्योंकि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी ज़्यादा टेक्निकल वर्ड नहीं जोड़ रहा हूँ जानबूझ के, ताकि जो भी नए बच्चे हैं 9th 10th के बच्चे हैं वो भी इसको सही से ईजिली समझ सकें। आइए, मॉलिब्डेनम का हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसी रूल से लिखेंगे। अच्छा, अगर हम लोग गलत वाले रूल से लिखते हैं तो क्या होता है, देखिए मॉलिब्डेनम हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिखाई देता हूँ मैं आपको, देखिए मॉलिब्डेनम यहाँ पे है कहीं, यहाँ पे, तो ये हो गए आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का ये एलिमेंट हो गया। मॉलिब्डेनम किस पीरियड का एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड का। फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट होने के साथ साथ किस ग्रुप का एलिमेंट है ये, सिक्स्थ ग्रुप का एलिमेंट है। अच्छा, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का, ये हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल देख के, लेकिन अगर हम सिंपल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरीके से भरते चले जाएं, 1s 2s 2p 3s, इस तरीके से मैं सिंपल वाले तरीके से भरता चला जाऊं, 3p और 3d 4s 4p 4d, ठीक है ना, 4f, फोर्थ सेल में तो 4 सब सेल आ जाएंगे। इस तरीके से अगर मैं भरता चला जाऊं तो इसमें 2 आएगा, फिर इसमें 2 आएगा, 6 2 6 10 2 6 10, अच्छा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46, लेकिन हमारे पास जानते हैं कि 42 ही इलेक्ट्रॉन है तो 46 कर नहीं सकते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 कम करना पड़ेगा, यानी कि इसमें 3d 6 रहेगा। अच्छा, हमने लिखा और देखा कि इसके पास डी में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट आ रहा है, लेकिन पीरियड इसका क्या है, फोर्थ है, ठीक है। देखिए डी ब्लॉक का दिख रहा है यहाँ पे, और इसके मतलब ग्रुप का भी हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो रही है कि फोर्थ पीरियड का ये एलिमेंट यहाँ दिखा रहा है, सेल नंबर फोर्थ, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर किया, ये तो भरा ही नहीं कुछ, फोर्थ सब सेल में इंटर किया, फोर्थ सेल में इंटर किया, इसलिए इसको फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन मॉलिब्डेनम आप अपनी पीरियोडिक टेबल को उठा के देखिए, मॉलिब्डेनम किस पीरियड का एलिमेंट होता है, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट होता है, और सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से हमें ये दिक्कत आई कि वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट लग रहा है। अगर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से करें, जैसे हम अब वो रूल का यूज किए हैं, पहले एस में जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p के बाद 3d में नहीं जा करके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s में जाएगा, 4s में जाने के बाद 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद 4p के बाद 4d में नहीं जाएगा, 5s में जाएगा। इस चीज़ को बनाने से यही फ़ायदा है, इसको बना करके समझ करके आप लोग लिखना स्टार्ट करिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। जो 12th के बच्चे होंगे उसको वो अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ को, नहीं भी समझ रहा हूँ तो समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि मैं जब लेक्चर कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों का पूरा बनाना सिलेबस शुरू करूँगा तो बहुत तेज़ी से चलूँगा, और बीच में फिर ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, तो ही मैं जल्दी से आप लोगों के कोर्स को कवर कर पाऊँगा और अच्छे तरीके से कर पाऊँगा, अच्छे कंटेंट दे पाऊँगा। मैं इसी चीज़ों में उलझा रह गया, बीच में छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं आएंगी तो फिर बहुत दिक्कतें होती हैं, बच्चे कमेंट करने लगेंगे, सर ये क्या होता है, सर पीरियोडिक टेबल में मैजिकल नंबर क्या बताए थे सर, फिर पता चला कोई बच्चा कुछ पूछने लगे, वंडर वाल फोर्स क्या होता है सर, क्या होता है मोल क्या होता है,
क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बच्चे जो है कमेंट करने लगते हैं। क्यों बच्चों, यहाँ पे पढ़ लीजिए आप, यहाँ पे पढ़ने के बाद एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए। इससे कई बच्चे तो होंगे एक बार में समझ में आ जाता है उनको पूरी बात। जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उसको 2-3 बार देख लें रिवर्स कर करके। फिर जब मैं अपने फ्लो में आऊँगा, जब मैं रियल में पूरी तरीके से आपको के कॉन्सेप्ट वाइज, आपके चैप्टर वाइज लेक्चर बनाने लगूंगा, तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। आप देखिएगा यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मेरे बनाए हुए डायरेक्ट ये अप्लाई होंगे, और आप जितनी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ेंगे, जो इस चीज़ों को नहीं जानते रहेंगे, उनको बहुत दिक्कतें होंगी। समझेंगे वो भी लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो छोटी छोटी चीज़ें अभी देख के चलिए, सारी डाउट ही खत्म हो जाए। ओके, अब हम लोगों ने देखा मॉलिब्डेनम में ये दिक्कत हो रही थी कि 4th पीरियड का एलिमेंट हो रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक मतलब जनरली लिख दें। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग चीज़ है। जनरली हम अगर लिख दे रहे हैं, जो सिंपल वाला हमारा तरीका था, उससे लिख देने से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये दिक्कत आ गई कि 4th पीरियड का एलिमेंट ये दिख रहा है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि ये 4th पीरियड का एलिमेंट नहीं होता है। ये किस पीरियड का एलिमेंट होता है? 5th पीरियड का। अब हम लोग आएंगे इस वाले रूल पे और लिखना शुरू करेंगे। देखिए, अच्छा यहीं पे दिखा देता हूँ मॉलिब्डेनम का। मॉलिब्डेनम का कितना है? 42 है एलिमेंट का नंबर। ठीक है, यहीं पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहले किस में जाएगा? 1s में, फिर 2s में, फिर देखिए तीर किसको पड़ा? 2p को, फिर किसको पड़ा? 3s को, फिर किसको पड़ा? 3p को, फिर 4s को, फिर यहाँ देखिए 3d को पड़ा फिर उसके बाद 4p, 5s और 4d, इसके बाद आएगा 4d। अच्छा इतने में देखिए हो सकता हो जाए, क्योंकि 42 ही एलिमेंट है। ठीक है, देखिए पहले सबसे 1s को पढ़ा, फिर 2s को तीर पढ़ा, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p,